हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक टर्म 2 का, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट। तो जो देखिए, जो भी हमने टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उस ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे इस समय यानी कि इन द टर्म 2 कैसे उसका एप्लीकेशन लेते हैं। मान लो फिलहाल हम एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपार्ट फ्रॉम द एग्ज़ाम अगर बात करें तो कैसे हम डेली के लाइफ में उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि हमने क्या क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हम यहाँ पे 3 टर्म्स को इंट्रोड्यूस किए थे, साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ा था। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो मैंने बताया था कि हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के ही काम करेंगे। तो वहाँ हमने देखा था कि जो साइन हमारा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का होता रेशियो, जो कॉस हमारा है वो बेस और हाइपोटेनस का होता रेशियो, और जो टेन हमारा है वो परपेंडिकुलर और बेस का होता है रेशियो। हमें एक टर्म उसने किताब में दिया हुआ है थियोडोलाइट। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो थियोडोलाइट है ये एक सर्वे करने का इंस्ट्रूमेंट है। जो सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वे लोग किसी रोड को, आपने देखा होगा रोड को कंस्ट्रक्ट करने के दौरान, रोड को बनाते वक्त जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक स्टैंड पे कैमरे जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, देखते हैं हम लोग आते जाते वक्त, तो वो उसमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारा छोटा सा, मतलब वो थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट की डिवाइसेस बड़ी बड़ी भी होती हैं, जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाइयाँ नाप लेते हैं। ऊंचाइयों से मेरा मतलब है कि हम उसका एंगल नापते हैं। राइट। अगर आप थोड़ा बहुत गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा जानकारी थियोडोलाइट के बारे में, कि जो थियोडोलाइट है एक ऐसा सर्वे करने का इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी हाइट को, किसी भी प्लेस से कितना डिग्री का वहाँ पर एंगल बन रहा है। यानी कि बात करें, अगर हम थोड़ा लिटरली बात किया जाए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने किसी पॉइंट पे किसी को बैठा दिया, यहाँ से बैठ करके कोई आदमी इस चीज़ को अगर देख रहा है, इस चीज़ को अगर वो आदमी देख रहा है, तो उसके आँख से कुछ न कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, तो इसी एंगल की जो वैल्यू होती है वो हम थियोडोलाइट से नाप लेते हैं। ठीक, तो एंगल को नापने वाला काम करेगा थियोडोलाइट। और जब हम एंगल जान जाएंगे तब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, और वो हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपके पूरा सिलेबस में है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो थियोडोलाइट से हम एंगल पता करेंगे किसी भी वैल्यू की, किसी भी चीज़ की, और जब हम फिर हाइट एंड डिस्टेंस उसमें अप्लाई कर देंगे तो हमें उसकी लंबाई, उसकी दूरी, जो भी कुछ है, हम सब कुछ वहाँ पे जान सकेंगे। राइट। तो ये हमारा वहाँ पे काम रहेगा, इतना हमारा वहाँ पे पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको हम हटाते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली जिस ट्रिग्नोमेट्री को हमको पढ़ना है टर्म 2 में वो क्या कहती है। फाइन। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई, मैंने एक बिल्डिंग ले लिया और ये मैंने ले लिया ग्राउंड का लेवल। ठीक है, अब ग्राउंड के लेवल पे कोई पॉइंट है, चलो इसको हम ए मान लेते हैं। ग्राउंड के लेवल से कोई पॉइंट है जिसका बिल्डिंग के टॉप पे कोई एंगल बनता है, और वो एंगल चलिए मान लीजिए 30 डिग्री है। एंगल कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं कि इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई आदमी भी है, इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई आदमी भी है, और यह आदमी उसी पॉइंट को वहाँ से देख रहा है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल है वो मैंने कितना बताया? 30 डिग्री बता दिया। राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई, या हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो बात हो गई पहला एग्जांपल की। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम वैल्यू लेते हैं। ये मैंने कोई ऐसा पॉइंट बताया था, अब कोई आदमी बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट को देख रहा है। अभी क्या था? पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री, बस मैं डिग्री बोल दिया, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टॉप से कोई आदमी अब यहाँ से नीचे देख रहा है, इसका मतलब जो एंगल है वो फिर यहाँ से यहाँ बनेगा। ठीक है, अब जो एंगल बनेगा
तो ध्यान दीजिए जब भी कोई एंगल बनेगा वो हमेशा हॉरिजन के रिस्पेक्ट में बनेगा। और अगर हॉरिजन के बारे में बात करें तो हॉरिजन का मतलब हो गया, मान लीजिए जैसे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरी आँख से बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, ठीक है, आँख से किसी आदमी के जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी उसे बोलते हैं वो उसकी हॉरिजन है, राइट। और अगर आदमी यहाँ से इस चीज़ को दिख रहा है तो उसकी आँख से पहली बात तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और ये लाइन इसके इस वैल्यू के साथ जो एंगल बनाएगी, अगर वो समझ लीजिए कि कुछ भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 45 कर दिया हूँ, तो इसी दो प्रकार के एंगल्स के हमें यहाँ पे दो अलग अलग नाम पढ़ने हैं। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनाता है तो उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे देखता है और ऊपर वाला जो हॉरिजन है, हॉरिजन क्या है, हॉरिजन एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है जिसको हम ड्रा करके हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा हम इस एंगल को बोलते हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, राइट। तो आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक बनता है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा अपर लेवल से डाउनवर्ड लेवल तरफ बनेगा, चाहे वो ज़मीन में जाए या वो किसी समुद्र में किसी चीज़ को देखे किसी बहुत ऊंचाई से। तो दोनों प्रकार के हम एंगल को बोलते हैं, वे दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है और जब नीचे से ऊपर देखेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई थोड़ी मोड़ी कॉन्सेप्ट के बारे में। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ जाएं, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ जाएं, ताकि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम मिले और वो जिक्र कर दे कि एलिवेशन का एंगल बना रहा है या वो डिप्रेशन का एंगल बना रहा है तो आप उसको आसानी से समझ पाओ, ठीक है। चलिए इसी में हम एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी टॉप बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, ये अर्थ का लेवल है। कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट चलिए मान लेते हैं 15 मीटर। कोई 15 मीटर हाई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पे एक आदमी है जो यहाँ पे पड़ी किसी चीज़ को देख रहा है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था सेम वैसा मैं इसको भी लेने वाला हूँ। अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट ए है और बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा आदमी इस चीज़ को देख रहा है, मैंने क्या बोला, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा आदमी, तो आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये भी उसको देखता और इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, देखिए ये भी उसको देख रहा है वो भी इसको देख रहा है, तो एंगल यहाँ से भी बन रहा है और एंगल यहाँ से भी बन रहा है। लेकिन हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल बन रहा है। अगर बात इसके रिस्पेक्ट में की जाएगी तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, अगर बात इसके रिस्पेक्ट में की जाएगी तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। और मैं जिस बात को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो बात ये है कि ये भी हॉरिजन है और ये भी हॉरिजन है, दोनों मतलब हम इस दुनिया में जितने भी हॉरिजन लाइन खींचेंगे, हॉरिजन का मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना भी खींचेंगे वे सभी लाइनें हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। और देखिए अगर दो लाइनें होती हैं पैरेलल और उनके बीच में ये लाइन थोड़ी देर कुछ ट्रांसवर्सल लग रही है, तो अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल डिवाइड करती है तो इधर बनने वाले एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इसको मैं ई कह दूं और इसको मैं डी कह दूं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसी भी पॉइंट पे, अगर पॉइंट सेम है, ऐसा नहीं कि इसको हम यहाँ तक बढ़ा दें तब भी बोलेंगे उतना ही एंगल बनेगा, नहीं। अगर किसी एक ही पॉइंट के बारे में बात हो रही है तो उस रिस्पेक्ट में हमेशा एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर हो जाएगा, राइट। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं। तो एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मैंने बोला हुआ है 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर वी हैव अ टॉल बिल्डिंग एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अ मैन observe a point A, observe a point A and which is making an angle of depression as 30 degree। तो बताइए what is distance of that point from the foot of the building as well as from his eyes। यानी बात यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे
कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट 15 है, मतलब कि बिल्डिंग है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल बना देगा। तो अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसका नाम ABC कर दिया, और C के पॉइंट से, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात समझ में आ ही चुकी है, अगर C के पॉइंट से कोई आदमी इस पॉइंट को देख रहा है तो हमें ये बताना है कि बताओ उस बिल्डिंग पे जिस पे आदमी खड़ा है, उस बिल्डिंग के फुट से उस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, मतलब हमें ये लंबाई निकालनी है। और साथ में कह दिया जाए कि अगर वो आदमी इस पॉइंट को पूरा नापना चाहता है किसी वायर की लेंथ से या किसी भी ऐसी हार्ड सबस्टेंस से जो लचीला ना हो, तो ये दूरी उसकी कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले भी मैंने क्या बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम 30 डिग्री को यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपको जानकारी रहेगी, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि दोनों हॉरिजन के रिस्पेक्ट में होते हैं और हॉरिजन हमेशा पैरेलल होती हैं। किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल आता है तो गाइज इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल वाली थ्योरी से हम इन्हें बराबर कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर रहा है तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। एक्चुअली मैं उस एंगल को यहाँ पे ला चुका हूँ और हमें इसी से सारा काम कर लेना है। फाइन, तो मतलब हमारे पास एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे वर्टेक्स एंगल A हमें दे दिया गया है 30 डिग्री, और दो बातें हमसे पूछी जा रही हैं। एक तो हमसे AB पूछ रहा है और एक हमसे AC पूछ रहा है। तो AB एंड AC दिस टू साइड्स आर अननोन टू अस। अब देखिए इसको हम कैसे आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकते थे, मैं नहीं कह रहा लगा रहे हैं, लगा सकते थे कब, जब हमें एटलीस्ट यहाँ पे दो साइड मिल जाती, लेकिन हमें दो साइड नहीं मिला है तो हम पाइथागोरस को बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो जब भी हमें कोई भी एक साइड और कोई भी एक एंगल अदर देन द 90 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूँ, अदर देन द 90 डिग्री, अगर हमें कोई भी एक एंगल चाहे A वर्टेक्स पे चाहे वो C वर्टेक्स पे जो बन रहे होते हैं, अगर हम दोनों को जान जाते हैं तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ साइन, कॉस या टैन लेने की। ठीक है, तो एक मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेशियो लिखना चाहता हूँ ताकि मैं और क्लियरिटी से चीज़ों को समझा सकूँ। पहला रेशियो आपको पता है कि ये साइन का होता है, सेकेंड रेशियो आपको पता है कॉस का होता है, तीसरा आपको पता है कि ये टैन का होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे। देखिए साइन कब हम लेते हैं, साइन हम कब लेते हैं, ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। पहले हम चीज़ों को समझते हैं, कब हम साइन लेंगे, कब हम कॉस लेंगे, कब हम टैन लेंगे। बिल्कुल, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस फिगर में अब साइन, कॉस या टैन लेने की, लेकिन कंडीशंस है, हम कोई भी एवे ही नहीं ले सकते हैं। हमें यहाँ पे समझना पड़ता है कि कब हम साइन, कब हम कॉस या कब हम टैन ले सकते हैं। देखिए साइन कहता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर लो, राइट। तो अगर हम एंगल 30 के रिस्पेक्ट में बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइट यानी कि हाइपोटेनस हमारी कौन सी है, AC है। यानी अगर यहीं पर हमें AC फाइंड करना है और हम इसको जानते हैं तो हम तुरंत साइन लेकर के इसको लगा सकते हैं। थोड़ा और समझते हैं, हम कॉस कब लेते हैं, बेस और हाइपोटेनस को जब हमें रिलेट करना होता है। तो ध्यान दीजिए एंगल 30 के रिस्पेक्ट में बेस हमारा AB है जो नहीं पता है, और हाइपोटेनस कौन सा है, AC, ये भी नहीं पता है। तो जहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं पता होती हैं हम वहाँ पे उस रेशियो का कभी यूज़ नहीं करते हैं। एटलीस्ट हमें एक एंगल और उन दोनों जो हमारे रेशियो आते हैं उन दोनों में से कोई एक वैल्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं टैन हम कब लगाते हैं। तो ये बोल रहे हैं टैन लेने के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर लो। तो गाइज ये आपका है परपेंडिकुलर और ये आपका है बेस, मैंने बोल दिया बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर लो, तो ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे दो फेवरेबल कंडीशंस हैं, या तो हम साइन ले लें या फिर हम टैन ले लें। तो अगर साइन लेंगे तो हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर पाएंगे, जहाँ मुझे परपेंडिकुलर पता है और मैं इसकी वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। दूसरी बात हम टैन भी ले सकते हैं। अगर हम टैन ले लेंगे तो वो कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस कर लो। तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे पता है और बेस नहीं पता है, तो हम इनको भी टैन के साथ आपस में रिलेट कर पाएंगे। यानी अब तो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि हम कब लेते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं
कि जहाँ पे जिन दो साइड में हमें रिलेशन लाना है, पहली बात तो हमें उन दोनों में से एक साइड का मालूम होना ज़रूरी है। जब वो साइड मालूम होगी तो उसके रिस्पेक्ट में साइन, कॉस या टेन, इन तीनों में से जो भी हमारे पास फेवरेबल होगा उसको हम पिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला हम यहाँ पे कॉस गलती से भी नहीं लगा सकते अभी इस समय, क्योंकि कॉस बोलता है बेस बाई कर लो हाइपोटेनस। ना हमको बेस पता है और ना हमको पता है हाइपोटेनस, तो हम कॉस यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। राइट, चलिए अब आते हैं अगले स्टेप पे, यानी कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हम किस ट्राइंगल में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ट्राइंगल हमारा कौन सा है, तो गाइस ये ट्राइंगल हमारा है ABC। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ता है। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो समझ में सबको आनी ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABC। अगर आप बेसिक्स में हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ABC, जैसे मैंने बोला कि मैं सबसे पहले यहाँ पे AC पता करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या पता करना चाहता हूँ, AC, और मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है BC। तो मैं वो ढूंढूंगा रेशियो जो हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से लिंक करता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज आपको देखिए पहला मिल गया रेशियो, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, एंड द फर्स्ट रेशियो इज ऑफ साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे साइन लिख देंगे, और जो मैंने बोला थीटा, तो थीटा मतलब वो एंगल होता है, तो जो एंगल हमें यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन का 30। अब साइन 30 होता है किसके बराबर है, मतलब कि साइन किसके बराबर होता है, मैं साइन का साइड का रेशियो बात कर रहा हूँ, तो वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि BC डिवाइड बाई AB। तो हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं BC डिवाइड बाई AB। साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता होगी 1/2 होती है। BC हमें पता है, BC इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ 15 डिवाइड बाई AB। तो मैं AB को AB रख लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 2 जा 30, यानी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो AB बन जाए AB आ गया, 50 2 हमारा कितना बन गया 30, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट मिलता है हमको कि हम डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर पाते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमने ये कह दिया कि जो AC है इसकी लंबाई आ चुकी है 30 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन, AC हमको तो मिल गया, अब दूसरी बात हमसे बोला था कि बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB। इसको भी चलो बताओ, यानी कि AB की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लो अब मैं यहाँ पे कॉस लाना चाहता हूँ, मैंने शुरुआत में क्या बोला, हम गलती से कॉस नहीं ला सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कॉस को ही लूँगा, तो मैं कॉस को ले सकता हूँ अब, क्योंकि मैं हाइपोटेनस को जान चुका हूँ। यहाँ आप चाहो तो तुम पाइथागोरस भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम दो साइडें जान चुके हैं, तीसरी निकालना चाहते हैं तो 30 के स्क्वायर से 15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। लेकिन चूंकि हम हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लेंगे, ना कि पाइथागोरस वगैरह। ठीक है, लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा। तो चलिए अब हम फिर लिखते हैं अगेन इसी ट्राइंगल्स में। अब मैं लेने वाला हूँ कॉस का रेशियो। तो कॉस क्या कहता है, बेस बाई कर लो हाइपोटेनस। बेस हमें नहीं पता है और ये हमको पता है, तो मैं कॉस ले सकता हूँ। मैंने क्या बोला अभी, जब एक पता हो दूसरी न पता हो तब हम उसका रेशियो लेते हैं, ताकि जो नहीं पता वैल्यू है उसको भी हम पता कर सकें। तो मैंने कॉस का लिया 30, और ये फिर से किसके होगा बराबर, तो बोल रहे हैं बेस बाई कर लो हाइपोटेनस। बेस हमें नहीं पता है, यानी कि AB, और जो हाइपोटेनस थी हम उसको चाहे AC लिखें, चाहे AC की जो वैल्यू आई 30 वो लिख सकते हैं। ठीक ना। अब cos 30 का बताओ वैल्यू कितनी होती है, तो गाइस जो cos 30 है वो हमारा sin 60 के बराबर होता है, और जो sin 60 की वैल्यू है वो होती है √3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके एक भी की वैल्यू पता कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लेते हैं 2 से इसे काट देते हैं तो हमारा कट जाएगा, बन जाएगा 15, और जब 15 मल्टीप्लाई करेगा √3 से तो AB की वैल्यू हमको मिल जाएगी 15 √3। यानी इस प्रकार से हम उस पॉइंट का जो बिल्डिंग के फुट से दूरी पे है वो दूरी आ गई 15 √3। और अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो किसी तार से इस पूरी लंबाई को मेजर करना चाहता है, किसी टेप से मेजर करना चाहता है, तो ये लंबाई उसकी आएगी 30 मीटर। ठीक है, एक यहाँ पे काम और भी कर सकते हो। अभी मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर गाइज यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं तो एक काम कर लें, क्या हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमको ये 3 साइड मिली हैं
क्या ये तीनों पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं, यानी क्या ये तीनों पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे पाइथागोरस के थ्योरम का एप्लीकेशन लेकर के इसको चेक कर सकूँ। अभी मैं बस में चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो एक साइड हमारी है 15 का स्क्वायर और एक हमारी है 15√3 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इसका स्क्वायर होता है 900, वो मैंने लिख दिया। अब चलते हैं 15 का स्क्वायर। तो 15 × 15 आपका 225 यानी कि 225 हो जाएगा। इसके बाद इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करने पर तो वही आएगा 225, जबकि इसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाएगा। तो 225 को 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 5 जो हमारा 15 हो गया, 3 2 6 1 7 हो गया, 3 2 हमारा हो जाएगा 6। यानी कि बस यहाँ हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है। तो ये तो 900 900 रहेगा, और जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 600 और ये 200 दोनों मिला के बनेगा 800, और ये 25 या 75 दोनों मिला कितना बन जाएगा 100। यानी वही बात आ गई, जोड़ने पे हमारा यहाँ पे 900 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया, राइट। तो गाइज ये हमारा था पहला वीडियो कि कैसे हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे कब साइन, कब कॉस और कब हम टैन को लेंगे, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लिख रहा है कि एक ऑब्जर्वर विच इज़ 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। चिमनी कोई जैसे भट्टी की चिमनी होती है ना, मतलब कोई हमारे पास प्रकार का बहुत ही लंबा पोल टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ से वो 28.5 मीटर अवे है। ये हमारे लिए मेन वैल्यू है। और उससे भी मेन वैल्यू हमारे पास एक और है कि जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर का है। चल, दो बातें हमारे सामने आई। अब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आ रही है, यानी कि आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है, आपको भी याद होगा वो चीज़। फ्रॉम हर आइज, उस ऑब्जर्वर की आइज से 45 डिग्री का बन रहा है। तो बोल रहा है बताओ व्हाट इज हाइट ऑफ द चिमनी। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। चलिए इसका हम छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं। पहली बात तो हमारे पास एक चिमनी है। मान लो हमने एक चिमनी बना लिया। चिमनी की हाइट हमारी कितनी है नहीं दिया गया है, ओके, वही तो पूछ रहा है। बोला है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। तो मान लो ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। इस चिमनी से कुछ दूरी पे, जो हमको दूरी पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस हमारे पास है एज पर द क्वेश्चन, वो 28.5 मीटर यहाँ पे हमें दी गई है। और उसके अलावा एक हमारी इंफॉर्मेशन और यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर। दो बातें यहाँ पे हो गई। अब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। तो ये चिमनी है तो इसका टॉप यही होगा, मान लेते हैं टॉप यहाँ पे है। तो उस चिमनी के टॉप का जो एंगल है, इसके आँखों से, हर आइज, इसके पैरों से नहीं, इसके ऑब्जर्वर के आँखों से इस चिमनी के पीक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बताया गया 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर बात आ गई हॉरिजन के बारे में। अगर इसकी आंखें यहाँ पे हैं तो गाइज आँखों के हम रिस्पेक्ट में एक हॉरिजन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो उसके बेस के पैरेलल होगा, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन। और बोल रहा बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। यहाँ हमें एक्चुअली हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करना है। फिगर सबको क्लियर है। हमारी चिमनी वहाँ पे है, ऑब्जर्वर की हाइट यहाँ पे है, चिमनी और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस 28.5 मीटर है। ऑब्जर्वर के आंखों से यानी इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 बन रहा है। तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड या सॉलिड लाइन, दोनों के रूप में चाहो तो ड्रा कर सकते हो, एक मैंने कंस्ट्रक्शन के रूप में लाइन खींच दिया। और फ़ायदा इससे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एक प्रकार का ट्राइंगल देखिए मिल गया। अगर मैं इसको मान लो डी और ई कह दूँ तो आप कहोगे कि सी, बी, ई और डी ये चारों पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है जो कि रेक्टेंगल होगा।
और किसी भी रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। तो अगर ये जो DE है वो 28.5 होगा तो गाइस जो CB है ये भी आपका कितना हो जाएगा 28.5। ओके, उसके अलावा अगर ये CD हमारा 1.5 है तो गाइज ये जो आपका है ये भी आपका हो जाएगा 1.5। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 1.5 है वो केवल BE की लेंथ होगी, लेकिन सवाल में उसने बोला कि हमें हाइट ऑफ द चिमनी यानी कि A से लेकर के पूरा E तक पूरी लंबाई पता करनी है। अगर थोड़ा सा मैं रफ पे और बातें करूं कि जो पूरी चिमनी की लंबाई वो क्या आएगी, यानी कि जो AE है वो हमारा क्या आएगा, तो देखिए जो A से लेकर के E तक की लंबाई वो दो पार्ट में बटी हुई है, एक है AB और एक है BE। तो जो AE है वो AB प्लस BE का सम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी हम कह पाएंगे कि अगर हम AB की वैल्यू पता कर लें और BE जो हम जान चुके हैं कि वो 1.5 हो जाएगा, तो जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन हमारा मोटिव क्या यहाँ पे है, AB को फाइंड करना। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम उस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम AB को पता कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि हम पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, ओके, कि हम किस ट्राइंगल में काम करेंगे। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, तो गाइस हम इसी में काम करेंगे। तो हम तुरंत पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है वो, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट B, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ध्यान दीजिए ये सारी बातें भी आपको मेंशन करनी होती है, रफ नहीं था। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे क्या लूँ, साइन लूँ, कॉस लूँ या टैन लूँ। तो फिर से मैं इस बात को यहाँ तो समझाऊँगा, PBP अपान HSB। देखिए हमें ये पता है ये हमारा क्या है 45 के रिस्पेक्ट में ये लाइन हमारी बेस है, और हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर को कौन जोड़ता है, तो गाइस देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस काम नहीं है, इसमें हाइपोटेनस काम नहीं है, तो बचा कौन, तीसरा रेशियो यानी कि tan। तो इसलिए हम यहाँ पे tan लेंगे और tan का कौन सा एंगल लेंगे, तो बोलोगे 45 लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हम लेने वाले हैं tan का क्या 45, जो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि AB बाई BC। AB बाई क्या लिख दिया, BC। वैल्यू सबको पता है कि tan जो 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। AB तो हमको पता ही नहीं था, तो मैं AB को AB ही रहने देता हूँ। और जो BC था इसकी वैल्यू हमने लिखा हुआ है 28.5, क्योंकि जो BC है वो D के बराबर होगा, और D तो डिस्टेंस था दोनों के बीच का, तो ये हमें 28.5 पता था, इसलिए मैं इसको भी 28.5 लिख पा रहा हूँ। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो AB बन जाए AB ही आएगा, और 28.5 जा 28.5 आ जाएगा। देखिए काम आपका हो गया गाइस। अभी मैंने क्या बोला था, सिर्फ हमारा मोटिव है कि टू फाइंड AB। और जैसे हम AB को फाइंड कर जाएंगे हम तुरंत पूरी चिमनी की हाइट को निकाल पाएंगे। कैसे? सिर्फ उसमें 1.5 को ऐड करके। तो लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा साइड में कि देयरफॉर ये जो हाइट ऑफ चिमनी होगी, ये जो हाइट ऑफ चिमनी होगी वो हाइट ऑफ पर्सन प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द B to A, इन दोनों का सम होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि वो AB प्लस 1.5 होगा, और AB की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 28.5 प्लस 1.5, और जहाँ हम दोनों को ऐड कर देंगे हमको यहाँ पे मिल जाएगा 30, और 30 क्या होगा आपका मीटर। यानी कि इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे पूरी बिल्डिंग की हाइट को पता कर पाए हैं, जो कि 28.5 आ गया। जहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। एक बात और, हम इतना लंबा काम न करके डायरेक्ट भी बोल सकते थे, हमें नहीं पढ़ा ना कि जब भी tan की 45, जब भी हमारा 45 का एंगल बन जाता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्या के बच नहीं सकते हैं, हमें उसको एक्टिविटी को करके दिखाना पड़ेगा, हाउ दे आर इक्वल। इस बात को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा
कि tan का 45 लिया, हमने उसका रेशियो लिया, वैल्यूज दिया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो गाइज ये भी वही आया जो हमारा पहले से था, कौन सा, BC। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और जब हम AB को जान जाएंगे और BE को हम पहले से जानते थे, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी जो हाइट ऑफ चिमनी थी वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो आज की वीडियो में बस इतना है। स्टे ट्यून टू एजुकेशनल विजय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।